हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चंस पाएंगे जितने भी सब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में 2009 से 2021 के बीच में पूछे गए हैं। उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज का फर्स्ट प्रश्न को कि संधारित्र की धारता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल यह आसानी से लिखा गया है। तो आप बस शिद्दत से इस सेशन को अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसका आंसर जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को ही संधारित्र की धारता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट होता है, या इसे फैराड भी कहते हैं दोस्तों। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m इनवर्स l के पावर -2 t का पावर 4 और a स्क्वायर होता है इसका बीमीय सूत्र, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, एक बीमीय सूत्र से और इसका मात्रक से, फैराड और कूलम प्रति वोल्ट से। तो याद रखिएगा किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को ही संधारित्र की धारता कहते हैं। बिल्कुल यहाँ साइंस से लिखा गया है, ताकि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर विद्युत का प्रभाव पड़ता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आप आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर विद्युत का प्रभाव होता है दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से चलेंगे दोस्तों। आप बस शिद्दत से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, यहीं से सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी चालक तार से धारा बहती है, तब इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, तो जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक बार में आपको 80% क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा कि जब किसी चालक तार से धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया और रॉड शोल्डर हो गया। आपको 100% याद भी हो गया होगा इसी के माध्यम से। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि आवेश के गुणों को लिखें। जब बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है कि आवेश के गुण लिखे, तो आप 3 भी लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा दोस्तों। आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहेगा A to Z आपको यही आपको याद हो जाएगा दोस्तों कि आवेश के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, आवेश संरक्षी होते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश जो होता है वह क्वांटमीकृत होता है, और आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो आवेश रहता है वह द्रव्यमान पर नहीं करता है। जो आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है आवेश का मान, प्लस माइनस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोगों को लिखें। तो प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला, विद्युत नेत्र यानी कि चोर घंटी के रूप में। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चोर घंटी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश विद्युत सेलों का, ठीक। अस्वचालित दरवाजों में, सड़कों के किनारे लगी बत्तियों में इसका प्रयोग करते हैं, और रूपमापी में भी इसका प्रयोग करते हैं। 3 भी गुण लिखते हैं या उपयोग लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा दोस्तों। आप बस सीधा से अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैदान वही जीत कर जाएगा जो अंत तक लड़ेगा दोस्तों। तो आपको संघर्ष तो कैसा ही करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब की बार 90 पार दोस्तों। लेजर का उपयोग लिखें। तो लेजर का निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, चिकित्सा के क्षेत्रों में, और दूसरा है तकनीक के क्षेत्रों में, और तीसरा है अधिक से अधिक दूरियों को मापने में, जैसे चंद्रमा तथा सूर्य के बीच की दूरी को मापना, और पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी मापना, उसमें लेजर का उपयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन समय के 2009 और 2021 के बीच में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे समपोषी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि समपोषी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं।
तो व्यतिकरण की वह घटना जिस घटना के अंतर्गत किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है। आपको एक बार में भी याद हो गया होगा दोस्तों कि व्यतिकरण की वह घटना जिस घटना के अंतर्गत किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विनाशी व्यतिकरण, जो व्यतिकरण होता है वह दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो वहीं संपोषी व्यतिकरण को देख चुके हैं, अब देखेंगे विनाशी व्यतिकरण को। तो इसमें क्या होता है कि व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। कि व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल यह आसानी से समझते हुए चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। आप 2 से 3 भी गुण लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा दोस्तों। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती है। और दूसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कहने का अर्थ है या पॉजिटिव से प्रारंभ होकर या निगेटिव पर समाप्त हो जाती है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को पूर्णतः आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालकों से होकर नहीं गुजरती है। और यहाँ पे चौथा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचालकों से होकर गुजर सकता है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालकों से होकर नहीं गुजर सकती है। और चौथा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचालकों से होकर गुजर सकता है। बिल्कुल ये आसानी से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आप बस शिद्दत से अंत तक जो बने रहिएगा, ठीक। और यहाँ पे अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अनुगमन वेग आखिर होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत एक देशीय वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वी डी से सूचित करते हैं। और वी डी बराबर होता है म्यू ई इंटू ई। और वी डी जो है अनुगमन वेग, म्यू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप आसानी से याद भी कर लिए होंगे कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत एक देशीय वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे वी डी से सूचित करते हैं। बिल्कुल ये आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे पूछ लिया गया है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कार्बन कलर कोड क्या है या कार्बन प्रतिरोध क्या है। दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधों में उच्च परिसर वाले विद्युत प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कार्बन कलर कोड कहते हैं। जैसे लाल रंग का कलर कोड 2 होता है, हरा रंग का कलर कोड 5 होता है। आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधों में उच्च परिसर वाले विद्युत प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कार्बन कलर कोड कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडुलन को परिभाषित करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मॉडुलन को परिभाषित करें। तो निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है ताकि संवादों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है, जिसे हम मॉडुलन कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से याद करेंगे दोस्तों कि निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को जब उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, नहीं कि उस पर रख दिया जाता है, ताकि संवादों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, इसी को ही मॉडुलन कहते हैं। जैसे एफएम हो गया, एम हो गया, पीएम हो गया, ये सभी जो मॉडुलन तरंगे हैं ये सभी रेडियो तरंगे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रेडियो में आप देखेंगे कि पीएम, एफएम, एम होता है, आप देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई एल और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को यानी कि 2L और गुणनफल ए एम के को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। वेक्टर एम बराबर होता है एम क्रॉस 2L। और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और विमीय सूत्र AL स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र याद रखें और मात्रक याद रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शंट क्या है, इसके उपयोगों के लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शंट क्या है, इसके उपयोगों के लिखें। तो शंट कम प्रतिरोध वाला एक तांबे का एक मोटा तार होता है, जिसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और इसके उपयोग में क्या होता है, कुंडलियों के जलने से बचाने में, और दूसरा है एमीटर की परास को बढ़ाने में।
तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि शंट कम प्रतिरोध वाला एक तांबे का एक मोटा तार होता है जिसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और उपयोग में लिखेंगे कुंडलियों को जलने से बचाने में, और दूसरा है एमीटर की परास को बढ़ाने में। दोस्तों आप बस शिद्दत से अंत तक जो बने रहिएगा, यहीं से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। और एम्पियर की परिपथीय नियम क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एम्पियर की परिपथीय नियम क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुनी होती है। आप आसानी से यहाँ पे याद करेंगे कि किसी बंद पृष्ठ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बहने वाली धारा की म्यू नॉट गुनी होती है। यहाँ पे समाकलन BDL बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से एक बार में भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षी गति होती है तो कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। तो ऐसी धारा को प्रेरित धारा या इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपको एक बार में भी याद हुआ होगा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षी गति होती है तो कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है, और ऐसी धारा को प्रेरित धारा तथा इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दोस्तों आपके लिए 2-2 बजे रात तक जग कर ये सभी नोट्स को तैयारी करते हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा इस मेहनत को देखकर दोस्तों, और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा कैसे ला सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को लिखा गया है ताकि आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख कर आएगा, ये पूर्णतः 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो जब कुंडलियाँ पास पास होती है, मान लीजिए ये कुंडली है, जब कुंडलियाँ पास पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोस्तों आप आसानी से याद कर लिए होंगे कि जब कुंडलियाँ पास पास होती है तो पहली कुंडली में जब धारा परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में अपने आप ही विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाती है। तो इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्रांति के कोण क्या होता है। तो क्रांति कोण में क्या होता है कि 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, और इसे IC या θC से सूचित करते हैं। आप आसानी से याद करेंगे कि 90 डिग्री अपवर्तन के संगत आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, जिसे IC या θC से सूचित करते हैं। दोस्तों और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भंवर धारा क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। तो आपको पहले से ही, अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है। अगर आपको नहीं याद है तो इन सभी प्रश्न को अच्छे से जरूर तैयारी कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भंवर धारा में देखेंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं या इसे फोको धारा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि विद्युत ब्रेक में और प्रेरण भट्ठी में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। तो जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे हम भंवर धारा के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग होता है विद्युत ब्रेक में और प्रेरण भट्ठी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मंजिल पहाड़े तो हम भी माझी हैं दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। दोस्तों आप बस शिद्दत से इन सभी क्वेश्चंस को याद जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा प्लीज़ करके याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे कूलॉम के नियम की सीमा लिखें। तो कूलॉम के निम्नलिखित सीमाएं होती है। पहला, यह एक प्रायोगिक नियम होता है, ठीक, और यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। कहने का अर्थ है यह जो कूलॉम के नियम जो दिया गया था उनके द्वारा वह सभी जगह लागू नहीं होता है, यानी कि यह सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। और तीसरा है यह माध्यम के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यह किसी भी माध्यम के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला एक बल होता है, यानी कि फोर्स होता है। आप एक बार में भी याद हो गया होगा कि यह एक प्रायोगिक नियम है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, यह माध्यम के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। दोस्तों
आसानी से याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। इसे जरूर रिवीजन करते रहिएगा परीक्षा से पहले दोस्तों, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक तो लाइक जरूर बनता है इस मेहनत को देखकर दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर अपने दोस्त के पास जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम तो कभी कहते नहीं हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस दोस्त के पास बहुत ही कम समय है और आपके पास भी बहुत समय है, कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे वेक्टर ई से सूचित करते हैं। और वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एक बार में भी आपको समझ में आया होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले फोर्स को ही यानी कि बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। आप आसानी से याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है और इसका मात्रक लिखें। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह बल रेखाओं को ही यानी कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इतना लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। ये लघुत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका बीमीय जरूर याद रखिएगा, बीमीय सूत्र पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ml3 टी के पावर -3 ए की पावर -1। तो यहाँ पे एक बार में भी याद होगा कि विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। जब किसी चालक तार से धारा बहती है तो तब इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, तो उसी को ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार में भी आपको याद हुआ होगा कि जब किसी चालक तार से धारा बहती है तब इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, तो जिसे हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, रॉड सोल्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लेंस निकायों के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसके द्वारा उतना ही दूरी पर उतना ही आवर्धित प्रतिबिंब बने जितना कि इस लेंस निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का ये जो अर्थ है यानी कि 2 या 2 से अधिक लेंस यहाँ पे होता है, लेकिन एक ऐसा लेंस भी लिया जाए जो इन दोनों लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह अकेले इसी के ही बराबर प्रतिबिंब बने, तो उसी को ही समतुल्य लेंस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि 2 या 2 से अधिक लेंस निकायों के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसके द्वारा उतना ही दूरी पर उतना ही आवर्धित प्रतिबिंब बने जितना कि इस लेंस निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे लेंस को ही समतुल्य लेंस कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चंस भी आ गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिर होता क्या है। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही बार में कि किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इससे जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है उसी को प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और लीजिए आपका धाकड़ सवाल भी आ गया, प्रकाश का विवर्तन। ये तो लगभग हर साल क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो जब किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर प्रकाश गुजरता है, यहाँ पे पहले ही यहाँ पे प्रकाश दर्शा दिए गए। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपको एक बार में भी याद हुआ होगा कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है, तो उसी का घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे रेले प्रकीर्णन नियम क्या है। तो रेले का प्रकीर्णन नियम में क्या होता है। रेले के द्वारा बताया गया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पे आसानी से यहाँ बराबर नहीं व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो रेले के द्वारा बताया गया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि I व्युत्क्रमानुपाती 1/4
लैम्डा का पावर 4। यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न को कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का व्यतिकरण आखिर होता क्या है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में संचारित होती है तो अध्यारोपण के कारण उनके परिणामी तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होती है। अर्थात किसी बिंदु पर तीव्रता बढ़ जाती है तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपको एक बार में भी याद हुआ होगा दोस्तों। आप यहाँ पे याद करने का कोशिश करेंगे। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचारित होती है तो अध्यारोपण के कारण उनकी परिणामी तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होती है। तो अर्थात किसी बिंदु पर तीव्रता बढ़ जाती है तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल यहाँ साइंस से समझते हुए चलेंगे। आप बस शिद्दत से अंत तक जोर बने रहेगा। अंत तक जो लड़ेगा वो मैदान जीत कर जाएगा दोस्तों। अंत तक जोर देखेगा जो भी दोस्त अंत तक यहाँ पे देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे, उम्मीद करिए आपके बोर्ड एग्जाम में 90% तो जरूर आने वाले हैं। बस आप शिद्दत से इन क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर तैयारी कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है, आप पहले से याद कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आपको याद नहीं है तो इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा दोस्तों आज ही के डेट में ही। और यहाँ पे लेजर की विशेषताएं को बताएं। तो लेजर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वहाँ उपयोग देखे थे, यहाँ विशेषताएं पूछ लिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे लेजर जो होता है यह एक वर्णी होता है, यानी कि एक ही दिशा में यह खतरनाक जाता है। और यह दिशात्मक होता है, यानी कि एक ही दिशा में जाएगा तो जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं। तो लेजर दिशात्मक होता है, यह एक वर्णी होता है। और यह कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देता है। यह उच्च काला प्रकाश पुंजों के रूप में प्राप्त होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि लेजर एक वर्णी होता है, यह दिशात्मक होता है, यह कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देता है, यह उच्च काला प्रकाश पुंजों के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों आप आसानी से देखते हुए चलिएगा दोस्तों। आप बस शिद्दत से इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। रेडियो सक्रियता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को ही रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कि पदार्थ तरंगे से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पदार्थ तरंगे क्या होती है। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होता है जिसे हम पदार्थ तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पदार्थ तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे क्या है। तो दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि डी ब्रोगली के द्वारा ही ये सभी बताया गया था कि डी ब्रोगली के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होता है जिसे हम पदार्थ तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि लॉरेंस बल से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि लॉरेंस बल आखिर होता क्या है। तो जब Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंस बल कहते हैं। आप आसानी से एक बार में भी याद हो गया होगा कि जब Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, यानी कि उस पर एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम लॉरेंस बल कहते हैं। और लॉरेंस बल को चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और वेक्टर F बराबर हो जाएगा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और A बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका जो सपना है वह समझिए कि मेरा भी सपना है, क्योंकि आपका जो सपना पर निर्भर है हम लोग, आपके माता पिता, हम भी निर्भर हैं और आपके पिता भी निर्भर हैं। तो आप बस सीधा से इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा प्लीज़ करके दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक बताएं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से सूचित करते हैं। फाई ई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और बी ए कॉस थीटा। और इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा, या टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र जरूर याद रखें, ml स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर -1। तो यहाँ पे एक बार में भी समझने का प्रयास करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से सूचित करते हैं। मात्रक जरूर याद रखें और बीमीय सूत्र जरूर याद रखें। और यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस का नियम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि लेंस का नियम आखिर होता क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है। लेंस का नियम कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस का नियम क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है। इस घटना को ही लेंस का नियम कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। और नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं? नमन कोण को ही नति कोण कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय या म्योतर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है तो ऐसे कोण को ही नति कोण या नमन कोण कहते हैं। आपको पहले से याद है तो बिल्कुल ही अच्छा है और इससे अगर आपको नहीं याद है तो आप आज ही के डेट में ही इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर बढ़ने वाला वह कोण जो चुंबकीय या म्योतर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है तो ऐसे कोण को ही नति कोण या नमन कोण कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 36वां प्रश्न आपके सामने है कि आवेश संरक्षा सिद्धांत को लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आवेश संरक्षा सिद्धांत आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी को ही आवेश संरक्षा सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति यहाँ पे नष्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी को ही आवेश संरक्षा सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ प्रश्न है कि बी मॉडुलन क्या है। तो मॉडुलन के व्युत्क्रम को ही बी मॉडुलन कहते हैं, यानी उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों से निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को प्राप्त की जाती है। एक बार में भी आपको समझ में आया होगा कि मॉडुलन के व्युत्क्रम को ही बी मॉडुलन कहते हैं, यानी उच्च आवृत्ति के वाहक के तरंगों से निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है पोलराइड में, पोलराइड क्या है इसके उपयोगों को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप बस अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस बैंक के सभी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और पोलराइड क्या है? पोलराइड यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है, ठीक। और इसका निर्माण हर्पेथाइट नामक सूक्ष्म क्रिस्टलों के द्वारा विशेष विधि द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग में क्या होता है कि धूप चश्मों में इसका उपयोग करते हैं, त्रिविमीय चित्र को खींचने में करते हैं और प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करने में। और एक बार में भी आप समझ गए होंगे पोलराइड एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है, पोलराइड कहलाता है। और इसका निर्माण हर्पेथाइट नामक सूक्ष्म क्रिस्टलों के द्वारा विशेष विधि द्वारा किया जाता है। उपयोग में लिखेंगे धूप चश्मे में और दूसरा त्रिविमीय चित्र को खींचने में, प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करने में। और यहाँ पे कार्य फलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक होती है कार्य फलन कहलाता है। इसे ओमेगा या फाई से सूचित करते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक होती है उसे को ही कार्य फलन करते हैं और इसे ओमेगा या फाई से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 40वां प्रश्न को कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल यहाँ साइन से लिखेंगे दोस्तों कि एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से सूचित करते हैं। और जे बराबर होता है I/A। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से सूचित करते हैं। मात्रक जरूर याद रखें दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे गतिशीलता क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनों के औसत एकदिशीय वेग को ही गतिशीलता कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे आप एक बार में लिखने का प्रयास करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनों के औसत एकदिशीय वेग को ही गतिशीलता कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि समविभीवी तल क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि समविभीवी तल आखिर होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभीवी तल कहते हैं। आपको एक बार में भी याद हुआ होगा कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभीवी तल कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभीवी तल के लंबवत होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो जब समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो यह निकाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो यह निकाय ही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फैक्स क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल मशीन होता है और इसकी सहायता से दस्तावेजों की हूबहू कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जाता है। आप आसानी से याद करने का कोशिश करेंगे कि फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल मशीन होता है और इसकी सहायता से दस्तावेजों की हूबहू कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इतना ठंडा में भी इतना आप अच्छा से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा आखिर क्या हो सकता है दोस्तों। जब हम 2 बजे तक जाग सकते हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आपको भी हमसे ज़्यादा दोगुना मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों इससे मंजिल की औकात दिखाने के लिए। तो औकात तो दिखाना पड़ेगा और पड़ोसी को भी तो जलाना है दोस्तों, पड़ोसी को भी जलाना है। तो याद रखिएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे एम से सूचित करते हैं। और एम बराबर होता है -FO/FE। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर में देखेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। इसे एम से सूचित करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि www से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी बार हम लोग सर्च करते हैं www.com। तो यहाँ पे www का पूर्ण रूप जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर के उपयोगों द्वारा विशिष्ट सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। इसके द्वारा बहुत से सूचनाओं को एक जगह संग्रहित किया जाता है। याद रखिएगा कि www का शब्द विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर के उपयोगों द्वारा विशिष्ट सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल ये साइंस समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये तो सभी को मालूम होगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार में भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और या विभक्त हो जाता है या बिखर जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किरचॉफ के नियमों को लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किरचॉफ के द्वारा निम्न 2 नियम दिए गए थे। प्रथम नियम को संधि नियम के नाम से जानते हैं। तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यह जो प्रथम नियम होता है यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित रहता है। एप्सिलॉन I बराबर 0 ये हो जाएगा दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किसी संधि पर आने वाली धारा और बीजगणितीय योग के से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। और यह जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आप यहाँ से आसानी से याद करेंगे किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, याद रखिएगा। और दूसरा नियम जिसे लूप के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नियम में क्या होता है किसी जटिल परिपथ में
प्राप्त होने वाली कुल विभवांतर के बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यह जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, दूसरा नियम याद रखिएगा। तो किसी जटिल परिपथ में प्राप्त होने वाले कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसी को ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि सेलों का मिश्रित क्रम समूहन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सेलों का मिश्रित क्रम समूहन क्या है। तो जब बहुत से सेल दिए गए हो और उन सेलों को लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कुछ सेलों को समानांतर क्रम में और कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के समूहन को मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो आप एक बार में भी समझने का प्रयास करेंगे। जब बहुत से सेल दिए गए हो, जब कुछ सेल को श्रेणी क्रम में और कुछ सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इससे प्राप्त समूहन को ही मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिक्पात का कोण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दिक्पात का कोण आखिर होता क्या है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौतिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार में समझने का प्रयास करें कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौतिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हीरा क्यों चमकता है। इसे भी हम लोग आसानी से देख लेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि उसमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहे, और इस प्रकार हीरा की चमक बनी रहता है। तो उसी कारण से हीरा चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है। एक बार में भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि उसमें एक बार जब प्रकाश प्रवेश कर जाए तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण हीरा में प्रकाश जो है वह चमक बनाए रखती है। इस कारण से ही हीरा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। आप आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो कहता है कि परीक्षार्थी अपने ही शब्द में उत्तर दें, ना कि आप भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी में उत्तर देना शुरू कर दे। बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। आप हिंदी में ही दें, लेकिन आसानी से बिल्कुल ही दें कि उन्हें बुझा पाए। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिष्ट धारा को परिभाषित करें। तो वैसी धारा जो हमेशा एक दिशीय प्रवाहित होती है, अर्थात धारा के प्रवाह की दिशा नहीं बदलता है, दिष्ट धारा कहलाता है। यहाँ पे एक बार में समझने का प्रयास करेंगे कि वैसी धारा जो हमेशा एक दिशीय प्रवाहित होता है, अर्थात धारा के प्रवाह की दिशा नहीं बदलता है, इसी को ही दिष्ट धारा कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट करेंट। और यहाँ प्रश्न है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है, जिसे बड़े एच से सूचित करते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। स्वप्रेरण में क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिस घटना के अंतर्गत किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे दो कुंडली मान लीजिए है तो ठीक है, आप कहेंगे है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिस घटना के अंतर्गत किसी कुंडली में धारा परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए इस कुंडली में धारा परिवर्तन हो जाता है, तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धाराएं भी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसी कुंडली में, इसमें नहीं होकर इसी में ही प्रेरित धाराएं भी उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिस घटना के अंतर्गत किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ध्रुव प्रबलता से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ध्रुव प्रबलता आखिर होता क्या है। तो ध्रुव प्रबलता वह मान है जो एकांक ध्रुव के लिए वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान ध्रुवों को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है, तो उसे हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा। तो एक बार मैं समझने का प्रयास करेंगे। ध्रुव प्रबलता वह मान है जो एकांक ध्रुव के लिए वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान ध्रुवों को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है, तो उसे हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं दोस्तों। इसका मात्रक एम्पियर मीटर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देखते होंगे कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वाटहीन धारा आखिर किसे कहते हैं।
तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरकत्व अथवा धारिता हो और उनमें प्रतिरोध का मान शून्य हो तब परिपथ में धारा तो बहती है लेकिन ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस प्रकार जो औसत शक्ति होती है पी एवरेज बराबर शून्य प्राप्त होता है। इसे हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। दोस्तों एक बार में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरकत्व अथवा धारिता हो और उनमें प्रतिरोध का मान शून्य हो तब परिपथ में धारा तो बहती है लेकिन ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस प्रकार प्राप्त औसत शक्ति शून्य प्राप्त होता है। वाटहीन धारा कहलाता है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश तंतु क्या है। तो प्रकाश तंतु यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तीव्रता हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित रहता है, यानी कार्य करता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो यह प्रकाश तंतु का ही जो मृग का होती है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। एक बार और से रिकॉल कर लेते हैं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा 100% की प्रकाश तंतु यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तीव्रता हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है और यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल यहाँ आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन पूछ लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर होता क्या है। तो जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश का कुछ अंश उस माध्यम के कोणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष अंश इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार में समझ में आया होगा दोस्तों। तो जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश का कुछ अंश उस माध्यम के कोणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक, और शेष जो अंश बचा रहता है वह इधर उधर बिखर जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न के आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखें कुल लिखिए, कुल, ठीक, कुल लिखिएगा, कुल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, कुल लिखिएगा। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान कुल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। Q बराबर एन ही हो जाएगा। और जहाँ एन जो होता है यह प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक, और ई जो होता है यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा। आप बस सीधा से इन सेशन को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, किसी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं 100%। फोटोन क्या है इसके गुणों को लिखे। तो फोटोन में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है जिसे हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। आपको एक बार में भी याद हुआ होगा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और इसका गुण में यहाँ पे 60 नंबर 10, यहाँ पे फोटोन के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h के बराबर होता है और फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और प्रकाश फोटोन की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है फोटोन। तो गुण में भी 2 से 3 लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h के बराबर होता है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन प्रकाश की चाल से गमन करता है दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण निम्नलिखित होते हैं। ये चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से यानी बहुत ही कम रूप से। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर फलक घनत्व वायु की तुलना में कम होता है। आप याद कर सकते हैं एक बार में कि ये चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर फलक घनत्व वायु की तुलना में कम होता है। और यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे कि आयाम मॉडलन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आयाम मॉडलन आखिर होता क्या है। तो मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मॉडलित तरंग अपने ताक्षणिक मानों के अनुरूप बदलता है उसे ही आयाम मॉडलन कहते हैं। बिल्कुल यहाँ साइंस से लिखा गया है ताकि आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा 100%। तो मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मॉडलित तरंग अपने ताक्षणिक मानों के अनुरूप बदलता है उसी को ही आयाम मॉडलन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को पूछ लिया गया है कि अन्योन्य प्रेरणा गुणांक क्या है।
तो इसे भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे कि अन्योन्य प्रेरणा गुणांक आंशिक रूप से दो कुंडलियों के बीच का वह मान है जो इकाई धारा परिवर्तन की दर के फलस्वरूप प्राप्त होता है, अन्योन्य प्रेरणा गुणांक कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। और यहाँ पे एक बार में समझ में आया होगा कि अन्योन्य प्रेरणा गुणांक आंशिक रूप से दो कुंडलियों के बीच का वह मान है जो इकाई धारा परिवर्तन के दर के फलस्वरूप प्राप्त होता है, इसी को ही अन्योन्य प्रेरणा गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। और यहाँ पे प्रश्न है कि 10 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश क्या होगी। तो यहाँ पे धारिता 10 माइक्रोफराड है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 के पावर यहाँ पे -3 लिख सकते हैं मिली सॉरी 6 लिख सकते हैं। वोल्ट तो 5 वोल्ट दिया है और क्यू बराबर 0, सॉरी क्यू ज्ञात करना है तो क्यू बराबर सी भी होता है। तो 10 माइक्रो गुने 5 लिखेंगे तो माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6 और 1 0 जब कटेगा तो 1 5 हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पे 50 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात क्या है और इसका मात्रक तथा बीमा लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके प्रतिरोधों को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और इसे XL से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है और इसका जो बीमीय सूत्र है ml² T के पावर -3 और 1 के पावर -2 होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बार में समझ में आया होगा कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके प्रतिरोधों को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और इसे XL से सूचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है और इसका बीमीय सूत्र होता है ml² T के पावर -3 और 1 के पावर -2 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको ज़रूरत है तो हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो लॉन्ग क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना दिए गए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आज की इतना ही, थैंक यू।